तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात जो है वो बिछनी शुरू हो गई है। आज अंदर की बात में चर्चा करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। सबसे हॉट सीट, पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीट से ज्यादा पूरे देश की नजर हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। इस बार चाचा भतीजे की अदावत खुलकर सामने आई है। रामविलास पासवान के नहीं रहते हुए 1977 के बाद यह पहला मौका है जब हाजीपुर में चुनाव होगा। अब तक रामविलास पासवान वहां से प्रतिनिधित्व करते आए और उनकी मौजूदगी में ही यह चुनाव हुआ, लेकिन इस बार का सियासी समीकरण उलट है। पशुपति पारस वहां से सांसद हैं, लेकिन भतीजे चिराग पासवान से उनकी अदावत है। अदावत क्यों है, अंदर की बात में करेंगे इस पर चर्चा और जानेंगे इन सवालों के बारे में भी कि आखिर 2024 में क्या होने वाला है। क्या पशुपति पारस एनडीए से उनका मोह भंग होगा या फिर एनडीए में उन्हें कहीं सेट किया जाएगा? क्या राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा? हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे सहयोगी इंद्रमोहन जी हैं। इंद्रमोहन जी, सबसे पहले हाजीपुर इतना हॉट सीट है और लगातार लंबे समय से देखिए 6-7 महीने से जो ये गुत्थम गुत्थी है सुलझ नहीं रही है। सुलझेगी कैसे ये गुत्थी? क्या चाचा भतीजे में सुलह होगी या कोई बीच का फॉर्मूला निकलेगा? देखिए, हाजीपुर सीट सबसे पहले समझनी होगी कि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण सीट क्यों हो जाती है। एक तो यह सीट आरक्षित सीट है, दूसरी चूंकि इस सीट पर रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और जब यहां से रामविलास पासवान चुनाव जीते तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया। बल्कि इसी सीट पर जीतकर रामविलास पासवान ने यूं कहें कि उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हुई, उनका जनाधार बढ़ा और हर बार सरकार किसी की भी रहे, मंत्री रामविलास पासवान रहे। अब रामविलास पासवान चूंकि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसके बाद इस सीट पर आए पशुपति पारस। पशुपति पारस उनके भाई। पशुपति पारस का पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ थी, तो पार्टी के चूंकि रामविलास पासवान दिल्ली में व्यस्त थे, दिल्ली की राजनीति संभाल रहे थे, तो पशुपति पारस ने संगठन का ध्यान रखा। यह कहा जाता है कि पशुपति पारस कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते हैं। यह एक उनकी बहुत पकड़ वाली बात है। अब रही बात, यह सीट चूंकि पटना से लगा हुआ है बिल्कुल, इस सीट पर मतलब आपने पुल पार किया और आप पहुंच गए। हाजीपुर के संसदीय क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे। मैसेज बहुत बड़ा होता है इस सीट से जीतने के बाद, इंपैक्ट बड़ा है, इसलिए यह सीट काफी महत्व की सीट बन गई है। दूसरा, इस सीट पर रामविलास पासवान के परिवार के सदस्यों का जीतना थोड़ा आसान है। इस सीट पर चूंकि यह सीट आरक्षित है तो यहां पर वोट बैंक उनके लिए बिल्कुल मुफीद है कि वो यहां पर चुनाव बड़े आराम से जीत सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या सिर्फ तैयारी इनकी ही हो रही है, तैयारी दूसरे दल भी और दूसरे गठबंधन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़ते हैं तो फायदा तीसरे को नहीं हो सकता है, फायदा तीसरे को हो सकता है। विधानसभा चुनाव में ऐसा दिखा है, तो इस बार भी क्या पता कि कुछ उलटफेर हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि यह सीट काफी महत्वपूर्ण हो चली है कंबाइंड एलजेपी के लिए। अब हालांकि एलजेपी के 2 धड़े, एक पशुपति पारस का है, एक चिराग पासवान का। चिराग पासवान फिलहाल अकेले सांसद हैं, लेकिन पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं। पशुपति पारस को जोड़ के उनके साथ 4 और सांसद हैं। लेकिन अब यहां पर पशुपति पारस के साथ ये लोग रहते हैं, पशुपति पारस का बैकअप करते हैं, या जो मांग है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए इतनी ज्यादा सीटें नहीं दे सकती हर दल को, वो रिस्क कम लेना चाहती, वो हर एक सीट पर 100% फील्डिंग कर रही है और ये देख रही है कि जो सीट विनिंग कैंडिडेट 99% निकाल देगा, टिकट उसी को दिया जाएगा। वो 1% भी रिस्क लेने के लिए फिलहाल बीजेपी या एनडीए तैयार नहीं है। ऐसे में अपने गठबंधन के दलों को, जो भी उनके गठबंधन के साथ आएंगे, उनको वो सीटें भी बहुत नाप तौल कर देगी। साथ ही वो कैंडिडेट पर भी बात करेगी कि उस सीट से उनका कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन कौन जीतने सवाल वाला यहाँ पे ये है कि चिराग पासवान अड़ जा रहे हैं उस सीट को लेकर के, कोई सॉफ्ट रुख नहीं रहा। कई बार मीडिया में खबरें चली कि चिराग सॉफ्ट हो गए, चाचा सॉफ्ट हो गए, लेकिन फिर जो बयान है हाल फिलहाल में हमने बिहार तक पर दिखाया, कोई सॉफ्ट रुख रखने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान थोड़े से यहां पे मजबूत इसलिए मुझे नजर आते, इस पर जरा प्रकाश डालिए, कि चिराग पासवान को ना तो मंत्रिमंडल में जगह मिली,
शुरुआत में ये भी खबर सामने आई कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं, वो भी नहीं मिली। अब चिराग पासवान कह रहे हैं चूंकि भारतीय समाज है, यहां पिता का असली वारिस कौन होता है, तो भाई उसका बेटा होता है। उन्होंने भाई को उस समय सीट सौंपी जब चिराग पासवान जमुई से सांसद बन चुके थे, मतलब उनको वो सीट ऑफर हुआ था। अब समीकरण दूसरा है, दावा लगातार चिराग पासवान ठोक रहे हैं कि भाई गिनी जो रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम है, यहां से असली वारिस मैं हूं, और समाज भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। और मोदी के साथ जो उनकी झप्पी वाली तस्वीर आई वो बहुत कुछ बयां करती थी। तो क्या लगता है कि एनडीए के लिए, अगर चूंकि मंत्री रहे हैं पशुपति पारस, चिराग अगर अड़ जाते हैं उस सीट को लेकर के, फायदे में चिराग पासवान रहेंगे? चूंकि एनडीए चिराग को अब नहीं खोना चाहेगी, बिहार में दूसरा कोई बड़ा साथी नहीं है बीजेपी। इसमें आपने कई सारे सवाल पूछ लिए, तो मैं पहले सवाल का आपको जवाब देता हूं कि चिराग पासवान मंत्री क्यों नहीं बने। भला 6 या 9 महीने के लिए वो मंत्री क्यों हाँ, बन जाते, बड़ा सवाल होती। नहीं, वो ये एक बड़ा सवाल था। शायद वो इसलिए मंत्री बनना नहीं चाहते थे क्योंकि मंत्री बनते और कौन सा मंत्रालय मिलता, क्योंकि चाचा हट नहीं रहे थे। उनकी शायद मांग रही थी कि उनको उनके पिताजी वाला मंत्रालय दिया जाए, तो इसलिए वो 6 या 9 महीने के लिए मंत्री नहीं बनते। और अगर वो मंत्री बन जाते तो फिर क्षेत्र में इतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना पाते, क्योंकि उनको यहाँ दिल्ली में रह के मंत्रालय देखना होता है। ये एक मुश्किल होती चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग लगातार अपनी पार्टी को और अपने संगठन को, यानी कि एलजेपी जो चिराग पासवान की तरफ है, उसके एक संगठन को मजबूत करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो सड़कों पर है। तो चिराग इस वजह से शायद मंत्री नहीं बने। दूसरी उनकी एक ये मांग बार बार रही कि शायद गठबंधन में पशुपति पारस ना हो तभी वो इन करेंगे। हालांकि उन्हें मना लिया गया, वो इन करेंगे। अब रही बात कि बार बार ये खबर आती है, ये वो दबाव बनाते हैं या मीडिया में कहते हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर आप इसे देखें, आप चिराग पासवान की पिछली 6 महीने से बाइटों को एनालिसिस कर लीजिए, जो उन्होंने मीडिया में कहा है। मीडिया में 2 बातें वो लगातार कहते हैं। एक कि बिहार में कभी भी मध्यावधि के चुनाव हो सकते हैं, कभी भी चुनाव हो जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, तेजस्वी हट जाएंगे और फिर चुनाव हो सकता है। लेकिन आप देखें कि ये कहते कहते भी उन्हें साल 2 साल 3 साल तो हो गया, और बीजेपी के साथ आए हुए भी अब उन्हें 3 महीने हो गए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद क्या पता बिहार में चुनाव हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं, लेकिन उनका एक ये बयान फिक्स है। दूसरा बयान, वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसे लेकर वो सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। और इधर से जब से लोकसभा चुनाव की बात आई, यानी कि बीजेपी से जुड़ने की बात आई, तो वो लगातार हाजीपुर की मांग करने लगे, क्योंकि इकलौती ये सीट थी। देखिए रामविलास पासवान ने क्या किया। रामविलास पासवान ने अपने पूरे परिवार को लगभग सेट कर दिया था। परिवार के हर मेल सदस्य सांसद हुआ करते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने परिवार को बांध के रखा, परिवार को चलाया, और अपने परिवार, ऐसा नहीं था कि चिराग को उन्होंने हाजीपुर सीट छुड़वा दी, बल्कि चिराग के लिए एक और बड़ी सीट उन्होंने दिलवा दी। वो सीट जमुई की सीट थी, क्योंकि जमुई की सीट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, और जमुई की आरक्षित सीट से भी चिराग चुनाव जीत गए। तो रामविलास पासवान ने तो 2 सीटों को परिवार के लिए बिल्कुल फिक्स कर लिया कि हाजीपुर को जाने। अगर वो चिराग को हाजीपुर लेके आते तो शायद क्या पता पशुपति पारस के लिए मुश्किल होती, लेकिन चिराग का और ऐसा था कि चिराग जमुई की सीट पे चुनाव जीत गए। वो चाहे आप उसे मोदी लहर कहिए या मोदी के बाद की लहर कहिए, लेकिन वो चुनाव चिराग वहां पर जीतते हैं, तो इसका उन्हें बेनिफिट मिला कि उनके परिवार की सीटें बढ़ी। अब चिराग अगर हाजीपुर की बात नहीं करेंगे तो वो घिरते नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पिता की सीट, उनकी पूरी राजनीति किस पर है? पिता की विरासत पर। जो राजनीति करके पिता ने उन्हें दी, उसी राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात चिराग पासवान के साथ ये है कि रामविलास पासवान के जाने के बावजूद उनके वोट बैंक में कमी नहीं हुई है। फैन फॉलोइंग भी उनकी अच्छी, फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, वोट बैंक उनके साथ है। बल्कि जितनी भी उन्होंने यात्राएं की, शहर से जो भी तस्वीरें आई, वो तस्वीरें ये बयां करती हैं कि चिराग का दम तो है। तभी तो बिना गठबंधन में गए, एनडीए में गए, उन्होंने उपचुनाव में भी बीजेपी ने उनसे समर्थन मांगा, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो इसका बेनिफिट तो उन्हें जरूर मिला। और चिराग अब धीरे धीरे, एक तरीके से कहें तो जो जातीय समीकरण, जो जातीय सर्वे आया है, इस सर्वे में जो दलितों का वोट बैंक है, उसे साधने के लिए चिराग पासवान का बड़ा चेहरा होना जरूरी है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि पशुपति पारस का, उसके बनस्पत कद छोटा है, इसलिए चिराग की झप्पी जो थी मोदी की, वो झप्पी थोड़ी मजबूत वाली झप्पी थी, क्योंकि वो जानते थे कि दाव भविष्य पर लगाना है।
ये जो पशुपति पारस वाला दाव है वो शायद अब कमजोर हो तो रहा 6+1 का फॉर्मूला, इस पर भी लगातार बात होती है और इसमें ये भी एक एड ऑन कर देते हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार ये चर्चा में कहते हैं कि 6+1 का फॉर्मूला भी हो सकता है, या चूंकि मंत्री हैं, बड़े ओहदे के मंत्री हैं, कहीं उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है या राज्यसभा भेजा जा सकता है पशुपति पारस को मैनेज करने के लिए, चिराग पासवान को हाजीपुर सीट देने के लिए। देखिए 6+1 का फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला हो सकता है कि बीजेपी उन्हें ऑफर करे, लेकिन जो राज्यपाल वाली बात है उसमें मुझे थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि बीजेपी क्या पता दूसरे पार्टी के शीर्ष नेता को राज्यपाल बनाएगी कि नहीं, ये देखना मांझी को लेकर भी अक्सर चर्चा ये चर्चा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है कि क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, और क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें सेट किया, क्योंकि ये पशुपति पारस भी जानते हैं यहां से अब वो राजनीति के आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो 5 साल तक वो सांसद रहेंगे, अगर वो राज्यपाल बन गए तो राज्यपाल तो बीच में भी हटाए जाते हैं, तो राज्यपाल को लेकर मुझे पार्टी के भी एक प्रमुख भी अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो कद बड़ा जरूर हो जाएगा, वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात होगी और वो ऐसे इतने इजी टू गो नहीं होगा कि पशुपति पारस को कह दिया गया और वो मान लिए गए, क्योंकि उन्होंने भी इसको अपनी आन की लड़ाई मान रखा है। उनके पीछे उनके 5 सांसद थे जो उनके भरोसे पार्टी चिराग को छोड़कर आए, उन्हें भी लगता था कि पार्टी में उन्हें कुछ मिलेगा, ये पार्टी बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो अगर चिराग का कद बीजेपी आगे बढ़ा रही है तो वो लोग भी उनसे छिटकेंगे, तो ऐसे में उनका कद जब छोटा होगा तो शायद उन्हें किसी तरीके से मैनेज करना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि हाजीपुर की जो जंग है वो आखिरी समय में क्लियर होगी, और इसमें एक नाम ये भी आ रहा है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान शायद वहां चुनाव लड़ सकती हैं। उनकी सीट कौन सी होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जाता है 6+1 के फॉर्मूले में, या फिर रीना पासवान को ही राज्यसभा भेजा जाए और हाजीपुर से चुनाव पशुपति पारस ही लड़े और जमुई से चुनाव चिराग पासवान ही लड़े, इसे लेकर भी बीजेपी लगातार बात कर रही है, यानी कि एक 6+1 के फॉर्मूले पर तो मंथन जरूर चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप दर्शक क्या सोचते हैं हाजीपुर सीट को लेकर? बहुत हॉट सीट, और सिर्फ हाजीपुर की जनता की ही नजर नहीं है, इस पे पूरे बिहार की जनता की नजर है, देश की नजर है। हाजीपुर से आपकी नजर में कौन से हैं मुफीद उम्मीदवार? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।